तो सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, तीनों दृष्टि से जो है वो महत्वपूर्ण है, और वो है अफगान शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हमने बाबर को पढ़ा। बाबर के 4 युद्ध पढ़े थे हमने। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध पढ़ा था हमने खानवा का युद्ध 1527, तीसरे युद्ध की बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और बाबर ने क्या किया था, इसमें जिहाद का नारा दिया था, मीनार बनवाए थे इस तरह के। और उस समय जो शेर शाह था, जो अफगान सरदार था, वो बाबर की ओर से लगा था। वो बाबर की ओर से लगा था। क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह सूरी ने बाबर की ओर से कौन से युद्ध में भाग लिया था? तो कौन से युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। फिर उसी का जो बाबर का जो चौथा युद्ध हुआ है वो है कौन सा? घाघरा का युद्ध। और इसमें कौन था उसके अपोजिट में? अफगान शासक महमूद लोदी। अफगान शासक महमूद लोदी। तब जो है शेरशाह सूरी जो है बाबर के विरुद्ध लड़ा था, महमूद लोदी की ओर से लड़ा था। महमूद लोदी की ओर से लड़ा था। और तब उसने पूर्ण इच्छा से भी नहीं लड़ा था, इच्छा शक्ति की जीतने की दृष्टि से भी वो नहीं लड़ा था। और जब वो चंदेरी के युद्ध में जब उसने भाग लिया था, तभी उसने बोला था कि किस्मत ने साथ दिया तो एक दिन मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। क्या बोला था चंदेरी के युद्ध के बाद में? यदि किस्मत ने साथ दिया तो एक दिन मैं इस विशाल सल्तनत का बादशाह बन जाऊंगा। क्योंकि उसने मुगलों की जो आंतरिक कमजोरियां थी उसको वो अच्छे से जान गया था। वो उसको अच्छे से जान गया था। तो क्लियर हो गया शेरशाह सूरी, इसका प्रारंभिक परिचय। शेर शाह सूरी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ये द्वितीय अफगान बोला जाता है इसे, द्वितीय अफगान शासक। पहले अफगान शासक कौन से हो गए? लोदी। लोदी है, लोदी वंश, बहलोल लोदी ने जो है अफगान वंश की स्थापना की थी। और द्वितीय अफगान कौन? शेरशाह सूरी। तो क्या ये अमीर राजघराने में पैदा हुआ था? बिल्कुल भी। राजा बनने के लिए राजघराने में पैदा होना जरूरी नहीं है, योग्य होना बहुत जरूरी है। बहाने बनाना जो है वो जरूरी नहीं है, उससे हमें परहेज करना पड़ता है तो हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो बहाने बनाने के लिए तो दुनिया भर के बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। कुछ लोग तो पेपर के डर से जो है बाहर जाने का बहाना भी कर लेते हैं। तो तुम्हारी तो बात ही अलग है, वो आदमी सुन नहीं रहा होगा, नहीं तो अभी तक पक जाता कि मेरे उदाहरण कितनी बार दिए जा रहे करके। लेकिन मैं तब तक दूंगा जब तक मुझे दूसरा कोई बहाना नहीं मिल जाता, तब तक मैं उसका उदाहरण देते रहूंगा। ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण शासक, भारतीय राजस्व में जो शब्दावली प्रयोग की जाती है ये पूरी की पूरी शेरशाह सूरी की देन है। अकबर ने जो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया था तो उसका आधार क्या था? शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी को हम एक महान विजेता के रूप में याद नहीं कर सकते, लेकिन एक विशिष्ट प्रशासक के रूप में उसे याद किया जा सकता है। महान राजनीतिज्ञ के रूप में उसे याद किया जा सकता है। महान नीति निर्माता के रूप में, दिशा निर्देशक के रूप में उसे याद किया जा सकता है। तो उसका जन्म जो है 1472, जन्म जो है 1472 नरनौल में हुआ था। नरनौल में उसका जन्म हुआ 1472। कहीं पर उसका जो जन्म है 1486 में मिल सकता है ना। मैंने अलग अलग बुक से नोट्स बनाए हैं,
मुझे अलग अलग जानकारी मिली है। 1472 नरनौल में हुआ है। और पिता का नाम क्या था उसका? पिता का नाम हसन खान। पिता का नाम हसन खान। जो हम शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे दो भागों में पढ़ेंगे, एक उसकी पूरी विजय तक और दूसरा उसका प्रशासनिक व्यवस्था। तो दो पार्ट में हमें पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें दोबारा फिर उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिता का नाम हसन खान और नाम इसका वास्तविक नाम था इसका फरीद। वास्तविक नाम क्या था इसका? फरीद। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। ये जो हसन खान थे, जौनपुर नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा, हमारा वीडियो भी है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने उसको देखा ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, और दूसरे लोग ढेर सारे हैं देखने वाले। तो जौनपुर के जागीरदार थे। जौनपुर के जागीरदार थे। जौनपुर के जागीरदार थे। योगेश जी, किस नदी के किनारे हैं जौनपुर? वीडियो देखो तब समझ में आएगा एक आध बार। लखनऊ के पास गोमती नदी के किनारे। किसने स्थापना की थी इसकी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था। पढ़ोगे तब तो याद रहेगा। दक्षिण बिहार के सूबेदार, दक्षिण बिहार के सूबेदार, नाम है इनका बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी, दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी। क्या हुआ कि शेरशाह ने जो है निहत्थे एक शेर का शिकार किया। निहत्थे ही एक शेर का शिकार कर दिया। कोई बोलता है निहत्था किया, कोई बोलता है कि एक तलवार के एक ही वार से उसने शेर का शिकार कर दिया था। तो इस कारण ये बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खान की उपाधि दी। अभी शेरशाह नहीं बना है, क्या बना है? अभी शेर खान बना है। शेरशाह तो बाद में बनेगा। जैसे जैसे उपलब्धियां हासिल करते जाएंगे वैसे वैसे अपनी उपाधियों में वो इजाफा करते जाएंगे। तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खान की उपाधि दी। फरीद को शेर खान की उपाधि दी। दो बात हमने बता दी। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 किसके इधर से लड़ा था? ये मुगलों की ओर से। मुगलों की ओर से। और इसी के बाद में घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब की घटना है? ये 1529। और ये अफगान शासक महमूद लोदी की ओर से। महमूद लोदी की ओर से लड़ा। दोनों बातें एकदम क्लियर है। और उसने क्या बोला था? चंदेरी के युद्ध के समय उसने बोला था, क्या बोला था? अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं, भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं एक दिन सरलता से मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। क्या बोला था उसने?
कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं एक दिन सरलता से मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं एक दिन सरलता से मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। किसने बोला था संजय? ये शेरशाह सूरी ने बोला था। किस युद्ध के पश्चात बोला था निधि? चंदेरी के युद्ध के पश्चात। अब देखते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह या जिसे बहार खान लोहानी भी कहा जाता है, बहार खान लोहानी अथवा मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शेर खान ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह किया था। क्या बताया मैंने? बहार खान लोहानी। क्या कौन था ये? अफगान शासक। क्या वो नाम बताया मैंने इसका? मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा, ये नाम याद रखना है, दूदू बेगम से विवाह किया और दक्षिण बिहार पर उसने अधिकार कर लिया। मिल गया ना कुछ राजपाट योगेश कुमार जी, है ना? आप तो नहीं सोच रहे ऐसा कुछ? ऐसे कोई सोच मत रखना कोई, क्योंकि सबको मिले जरूरी नहीं है। क्योंकि वो बोल रहा था ना, भाग्य ने मेरा साथ दिया तो उसका साथ दे रहा था भाग्य। और आप लोगों के सामने तो मैं हूं, तो मेरे सामने भाग्य वगैरह कुछ चलेगा नहीं, मैं ही चलूंगा। ठीक है? तो बहार खान लोहानी अफगान शासक मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह किया। इसके पहले जो उसने एक घटना और 1529 कोई बताए शेरशाह के जीवन से जुड़ी हुई घटना? 1529 बंगाल के शासक का नाम बता दिया था मैंने इसका, नुसरत शाह। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर एक उपाधि धारण की उसने, हजरत ए आला की उपाधि धारण की। पहले अपन ने देखा कि उसका नाम क्या था? फरीद। और बहार खान लोहानी ने उसे क्या बोला? शेर खान। ठीक? फिर उसने क्या किया? 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। उसके बाद क्या? बहार खान लोहानी की मृत्यु हुई तो उसकी विधवा दूदू बेगम से उसने विवाह कर लिया और इस तरीके से बड़ा साम्राज्य जो है उसने खड़ा कर दिया। लेकिन अभी भी वो सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन है अभी? बाबर। और बड़े लोगों से तो लड़ने में भलाई नहीं होती जब तक योग्य हम नहीं हो। तो हमें और अधिक शक्ति जुटाने की जरूरत थी। तो अभी वो प्रयास कर रहा है कि ऐसी कोई एक्सपायर हो और उसकी विधवा से विवाह करे और ढेर सारी संपत्ति वो प्राप्त करे। और वो भाग्य की सोच रहा था, भाग्य मेरा फिर से साथ दे दे। लेकिन हुआ भी वैसे ही। तो हम बात कर रहे हैं 1530। कब की बात कर रहे हैं हम? 1530। चुनार के शासक, चुनार दुर्ग के शासक, चुनार दुर्ग के शासक, चुनार दुर्ग के शासक ताज खान
ताज खान की विधवा लाड़ मलिका, ये क्वेश्चन भी बनता है, लाड़ मलिका से निकाह किया उसने, निकाह किया, और बदले में क्या मिला उसे? बदले में क्या मिला? 150 रत्न। बदले में क्या मिला उसे? 150 रत्न, 7 मन मोती, 7 मन मोती। दीक्षा, एक मन में कितना किलो होता है? 20 किलो एक मन। तो 7 मन 140 किलो क्या मिले उसको? मोती। विधवा से विवाह करने के लिए फायदा हुआ उसको। 150 मन सोना, 150 मन सोना, 150 मन सोना। क्या क्या लिखा अपन ने कि 1530 चुनार दुर्ग के शासक ताज खान की विधवा से, ताज खान की विधवा लाड़ मलिका से उसने विवाह किया, और वहां से उसे 150 रत्न, 7 मन मोती और 150 मन सोना उसे प्राप्त हुआ। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? इसके बाद है गाजीपुर के शासक, अभी इच्छा पूरी नहीं उसकी। गाजीपुर के शासक, गाजीपुर के शासक नासिर खान लोहानी, नासिर खान नुहानी है ये, नुहानी, वो बाहर खान लोहानी थे और ये नुहानी। नासिर खान नुहानी की विधवा क्या नाम था इसका? गौहर। क्या नाम था? गौहर। गौहर हुसैन से विवाह कर, गौहर हुसैन से निकाह किया, और 30 मन सोना मिला उसको। यहां से भी सोना ही सोना हो गया उसके पास में, 30 मन सोना प्राप्त हुआ। क्लियर हो गया? क्या क्या किया उसने? साम्राज्य को, मतलब अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, तो उसने बाहर खान लोहानी की जो विधवा थी दुदू बेगम, उससे विवाह किया। बंगाल के शासक नुसरत शाह की को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की। चुनार दुर्ग के शासक ताज खान की विधवा लाड़ मलिका से उसने निकाह किया और अपूत संपत्ति प्राप्त की। और गाजीपुर के शासक नासिर खान नुहानी की विधवा गौहर हुसैन से भी उसने निकाह किया, और 30 मन सोना जो है उसने प्राप्त किया। 30 मन सोना प्राप्त किया। ठीक, अब हम बात करते हैं 1534। 1534 सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह के विरुद्ध था, और वार्षिक कर बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह के विरुद्ध, और क्या इससे वार्षिक कर देने के लिए बाध्य कर दिया। वार्षिक कर देने के लिए बाध्य कर दिया। वार्षिक कर देने के लिए उसे बाध्य कर दिया। ये 1534। और इसके बाद में अब देखो उसके पास में सोना चांदी सब कुछ आ गया, साम्राज्य भी बड़ा हो गया, साथ में उसको पैसा भी मिलने लग गया टैक्स के रूप में। तो अब कोई कमी ही नहीं है, तो अब शक्तिशाली हो गया, किस्मत ने उसका साथ दे दिया। अब क्या है, जब किस्मत मेहरबान होती है तो फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? निधि आप बता सकते हैं। बिल्कुल वो उत्तर नहीं है कि
अयोध्या की यात्रा कर ली जाए, उस समय जो है हमें प्रयास करना चाहिए। किस्मत मेहरबान है तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? प्रयास करने की जरूरत है। अब उस समय किस्मत यदि मेहरबान हो तब भी हम प्रयास न करें तो फिर तो संतोषी आदमी हो गया, फिर तो कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर उसके ऊपर किस्मत मेहरबान नहीं हो सकती। जब एक बार किस्मत मेहरबान हो जाती है तो फिर हमें लगातार, तब हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन आदमी वही चक्कर खा जाता है। जब किस्मत मेहरबान होने लगती है तो फिर वो उसी के भरोसे रह जाता है और स्वयं प्रयास करना बंद कर देता है, छोड़ देता है, और वो उसकी असफलता का कारण बनता है। तो अब जब उसको लगा कि अब सब कुछ तो मेरे पक्ष में है, तो अब मुझे जल्दी जल्दी बड़े बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है, बड़े बड़े अभियान करने की आवश्यकता है। ये सोच के उन्होंने सबसे पहला अभियान 1541 का पढ़ेंगे, ये है गख्खर अभियान। गख्खर अभियान उत्तर पश्चिम सीमा के गोखर एक जनजाति है, उसके विरुद्ध इसने किया, और उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित रोहतास गढ़ के किले को प्राप्त किया। रोहतासगढ़ के किले को प्राप्त किया। तो पहला अभियान उसका बाद का 1521 गख्खर का अभियान। इसमें पूर्ण विजय नहीं मिली थी, एक समझौता हुआ था, और समझौते के तहत उसे क्या मिल गया? रोहतासगढ़ का किला उसे प्राप्त हुआ, या उसने वहां पे रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण किया। ठीक। अब 1541, दूसरा 1541, यह बंगाल विद्रोह। बंगाल विद्रोह, बंगाल का शासक कौन था? अयोग्य शासक महमूद शाह। उसकी पराजय हो गई थी, उसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और वार्षिक कर देना उसने स्वीकार कर लिया था। लेकिन भाई ये तो सुल्तान देने के लिए तैयार हुआ है, पब्लिक। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं वो अयोग्य शासक है लेकिन हम में तो योग्यता है, हम तो शेरशाह सूरी को पराजित कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे विचार जो है उनके मन में उठ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? विद्रोह, वहां के सरदारों ने विद्रोह किया, और खिज्र खान के विद्रोह को दबाया गया। किसने विद्रोह किया? खिज्र खान ने। खिज्र खान ने विद्रोह किया, जिसे दबाया गया। अब साम्राज्य विस्तार हो गया, उसका बड़ा साम्राज्य हो गया, बंगाल में उसके हाथ में आ गया। तो उसने क्या किया? प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात की, और शुरुआत में उसने जो है अपने साम्राज्य को 16 सरकारों में विभक्त किया। अपने साम्राज्य को 16 सरकारों में विभक्त किया। सरकार क्या? जिला, 16 सरकारों में विभक्त किया, और वहां पर शिकदार की नियुक्ति की। प्रत्येक जिले में जो है, या प्रत्येक सरकार में एक शिकदार की नियुक्ति की। क्लियर हो गया? बंगाल की बात की घटना है 1541। अब 1542 और ये मालवा विजय। मालवा विजय 1542, मालवा विजय। और मालवा का जो शासक है कादिर शाह या मल्लू खान। कादिर शाह या मल्लू खान। कादिर शाह या मल्लू खान, मालवा का शासक। जैसे शेरशाह सूरी ने वहां पर धावा बोला, और उसने हथियार उठाने के बजाय माला ली और उसका स्वागत किया, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, स्वागत किया। बोले कि जो कुछ है वो किसका है? आपका ही है, आपको छीनने की जरूरत नहीं है, आप तो बोलो क्या चाहिए, मैं खुद ही लेके आ जाऊंगा। स्वागत किया, तो मालवा उसके नियंत्रण में आ गया। 1543, ये बड़ा खतरनाक अभियान उसका। 1543
रायसीन, रायसीन विजय, रायसीन विजय, रायसीन विजय। वहां का रायसेन की जो रायसेन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो रायसीन किला उसे उस समय बोला जाता था। तो उस समय वहां का शासक था पूरनमल, चौहान वंश का शासक पूरनमल। रायसीन में चौहान वंश का शासक पूरनमल, चौहान वंश का शासक पूरनमल। अभी तक जो उसके जो विद्रोह या युद्ध लड़े वो जो थे कमजोर शासकों के विरुद्ध था। ये राजपूत शासक था, शक्तिशाली। तो शेरशाह को ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। बाबर को भी ऐसा लगा था यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो क्या करता था, एक नारा देता था, काय का? जिहाद का नारा देता था और अपने पक्ष में जन समर्थन प्राप्त कर लेता था। बच्चे बच्चे बूढ़े बूढ़े भी उसके साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। अब उसको लगा शेरशाह को कि ये तो डायलॉग पुराना हो गया, अब पब्लिक जो है इस बहकावे में आएगी नहीं। तो उसने कुरान की शपथ ली। काय की? कुरान की शपथ ली जब युद्ध चल रहा था। और उस रायसीन का जो किला है उसके गेट बंद कर दिए, बंद थे, खोल ही नहीं रहे थे वो। तो शेरशाह सूरी ने कुरान की शपथ ली और बोला कि तुम लोग जो है बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, सही सलामत रहने देंगे, हमें सिर्फ किला चाहिए, आप तो किला खाली कर दो, गम। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे ही किले के गेट खुले तो इन्होंने वहां पे कत्लेआम मचा दिया। महिलाओं को, बच्चों को, सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये जो अभियान है शेर शाह के चरित्र पर लगा हुआ एक कलंक माना जाता है। शेर शाह के चरित्र पर लगा हुआ एक कलंक माना जाता है। उसका पुत्र कुतुब खान, उसका पुत्र कुतुब खान, किसका पुत्र? शेर शाह सूरी का पुत्र कुतुब खान इतना शर्मिंदा हुआ इस शेर शाह की इस घटना से कि उसने आत्महत्या कर ली। इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली थी। तो क्या लिखा आपने? शेर शाह के चरित्र पर दाग, कुरान पर हाथ रखकर वचन दिया कि जो किले से बाहर आएंगे उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। लेकिन किले के गेट खुलने के बाद इसने क्या किया? बच्चे, बूढ़े, महिलाओं की सभी की हत्या करना शुरू कर दी। कुतुब खान ने शर्म से आत्महत्या कर दी। ऐसा बोला जाता है कि राजपूत जो है खाड़ी के सुअरों की तरह लड़े थे। ये कथन किसी ने बोला कि इस युद्ध में राजपूत खाड़ी के सुअरों की भांति लड़े थे। क्लियर हो गया? कौन सा अभियान? रायसीन अभियान। कब? 1542, 1543। अब हम पढ़ेंगे 1543 का उसका एक अभियान, वो है मुल्तान। कौन सा अभियान? मुल्तान अभियान। मुल्तान, जहां पर जाटों द्वारा विद्रोह किया गया था। 1543 मुल्तान, जाटों द्वारा विद्रोह किया गया था और इसे दबाने के लिए शेरशाह सूरी ने हैबत खान को भेजा था। यह जाटों का विद्रोह, और दबाने के लिए किसे भेजा था? हैबत खान को। हैबत खान को भेजा। अब वहां ऐसी कोई दूसरी शक्ति थी नहीं जिसे पराजित करना हो, आंतरिक विद्रोह था और करों को लेकर विद्रोह हुआ था। तो शेरशाह सूरी, पहले पता है, बहुत समझदार, सहनशील शासक, उसने वहां की परिस्थिति देखी और कर जो 1/3 था उसे घटाकर कितना कर दिया? 1/4। कर जो था 1/3 था उसे घटाकर 1/4 कर दिया गया। करों को घटाकर 1/3 से 1/4 कर दिया गया। अब हम देखेंगे उसका 1544 का एक और अभियान। 1544 जोधपुर अभियान।
जोधपुर अभियान, 1544 जोधपुर अभियान, या इसे मारवाड़ विजय भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मारवाड़ विजय, मारवाड़ विजय जिसे, और वहां का शासक था मालदेव। मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव। और मालदेव के दो सिपाही थे, दो सिपाही उसके, क्या नाम था उसका? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैता और कुप्पा, जैता और कुप्पा। मालदेव के दो सिपाही जैता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया। जैता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया। अंतिम विजय जो है शेरशाह को मिली, लेकिन वो बोला बाल बाल बचा है मैं। वो क्या बोलता है? बाल बाल बच गया। और क्या बोला था अंकित उसने? याद है? हाँ, गुड, बहुत शानदार। तो यहाँ लिखा, क्या पढ़ रहे हैं अपन? 1544 जोधपुर या मारवाड़ विजय, और वहां का शासक कौन था? मालदेव। उसके दो सिपाही जैता और कुप्पा, अत्यंत वीरता का प्रदर्शन। अंतिम विजय किसकी? शेरशाह सूरी की। और उसने बोला मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसका कथन है ये? शेरशाह सूरी का। किस युद्ध के पश्चात? मारवाड़ अभियान के पश्चात उसने कहा था। क्या बोला था? कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। अंतिम अभियान है उसका 1545, और यही उसकी मृत्यु का कारण। 1545 अंतिम अभियान है उसका कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान, बुंदेलखंड का कालिंजर की बात कर रहे हैं, खजुराहो वाले कालिंजर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और वहां का शासक था चंदेल शासक कीरत सिंह। चंदेल शासक कीरत सिंह, चंदेल शासक कीरत सिंह। 7 महीने तक शेरशाह की सेना ने किले के आसपास घेरा डाल के रखा। कितने महीने तक? 7 महीने तक शेरशाह की सेना ने कालिंजर किले के आसपास घेरा डालकर रखा था। किले हमेशा ऊंचे स्थान पर क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि वहां पर जो शासक होते थे वो सुरक्षित हो जाते थे, बाहर से कोई वहां पर आक्रमण कर ही नहीं सकता। बहुत 20-20 फीट ऊंची दीवारें उसकी रहती थी, कोई जा ही नहीं सकता, हथियार भी नहीं चला सकते थे। और जब वो किले के गेट खोलते थे, कोई समझौता होता था, तभी गेट खोलते थे। तो अब कीरत सिंह ने तो गेट खोले ही। 7 महीने तक ये जो है प्रयास करते रहे। और शेरशाह जो है बारूद का प्रयोग कर रहा था, बारूद का प्रयोग कर रहा था। बारूद का ढेर बगल में रखा हुआ था, और ये उक्का, कौन सा? उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। उक्का, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। मतलब एक छोटी सी तोप होती है उक्का, छोटी सी तोप, और उसमें जो है बारूद का गोला रखा जाता है, और वो दीवार के ऊपर फेंका जाता था, ताकि वो किले का जो गेट है वो टूट जाए। लेकिन वो बारूद का गोला जो है किले की दीवार से टकराकर वापस आ गया। और कहां गया ये? उस बारूद के ढेर पर। कहां गया? बारूद के ढेर पर, और उससे विस्फोट हो गया। और शेरशाह जो है बुरी तरीके से जख्मी, शेरशाह बुरी तरीके से जख्मी हो गया 1545 कालिंजर अभियान के दौरान। यह भी बोला जाता है कि उसकी मृत्यु से पहले ही कालिंजर के शासक कीरत सिंह ने उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसी समय उसकी मृत्यु हो गई 1545 कालिंजर अभियान के दौरान।
हेमलता कौन सा अस्त्र चला रहा था? वो उक्का नामक अग्नियास्त्र चला रहा था। कानून को क्या बोलते हैं उसकी मृत्यु के पश्चात? इस प्रकार महान राजनीतिज्ञ एवं सैनिक का अंत हुआ। इस प्रकार एक महान राजनीतिज्ञ एवं सैनिक का अंत हुआ। एक महान राजनीतिज्ञ एवं सैनिक का अंत हुआ। तो उसी प्रकार कीन बोलते हैं उनके विषय में। कीन, ये एक एक शब्द लिखना है क्योंकि शेरशाह सूरी के ऊपर मेंस में क्वेश्चन बनते हैं 100% गारंटी से। अकबर के संबंध में एक बार छूट जाए लेकिन शेरशाह सूरी नहीं छूटेगा मेंस के लिए। ठीक, तो कानूनगो ने क्या बोला? इस प्रकार महान राजनीतिज्ञ और सैनिक का अंत हुआ। कीन ने बोला है किसी सरकार ने इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई, किसी सरकार ने इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई जितनी की इस पठान ने, जितनी की इस पठान ने। कानून को और भी एक कथन लिखता है उसके विषय में। वह बाहर से मुस्लिम, वह बाहर से मुस्लिम, वह अंदर से क्या होगा? हिंदू, अंदर से हिंदू था, जिसे जिसे जौनपुर का मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते हैं। अब इतने बड़े साम्राज्य का संस्थापक और ऐसी एक छोटी सी घटना के कारण उसका साम्राज्य जो है वो उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में आ गया। अब किसी ने सोचा भी नहीं था कि शेरशाह का ऐसा अंत होगा, क्योंकि अभी तो साम्राज्य का निर्माण ही कर रहा था, स्थायित्व तो दिया भी नहीं और उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। 2016 या 17 में क्वेश्चन आया था। आपने कब से दिया है पेपर? सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है। नमस्ते योगेश। 18, 19, 20 18 का दिया है। ये क्वेश्चन आया था शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? अच्छा, सीरियस नहीं होके नहीं दिया है ना? अब तो सीरियस हो ना? पक्का ले चले हॉस्पिटल। तो ये क्वेश्चन आया है, शायद 2017 में आया हुआ, 18 में आया हुआ। आपके पास सॉल्व पेपर रखा हुआ है, उसमें देख लेना। इसमें बोला था शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? शेरशाह का पुत्र जलाल खान। आप कुछ बोलेंगे? शेरशाह का पुत्र जलाल खान, जो इस्लाम शाह के नाम से, इस्लाम शाह दिया था ऑप्शन में, इस्लाम शाह है ना? तो उत्तराधिकारी इसका जलाल खान जो है इस्लाम शाह सूर, इस्लाम शाह सूर के नाम से शासक बना। और इसने 1545 से 1553 ईस्वी तक जैसे तैसे शासन किया। वो 1553 तक बना रहा, लेकिन कारण क्या था? उसका कोई प्रतिद्वंदी था ही नहीं, क्योंकि मुख्य प्रतिद्वंदी होगा हुमायूं, और हुमायूं उस समय क्या लड़खड़ा रहा है, भारत के बाहर इधर उधर दर दर की ठुकरे खा रहा है। तो 1553 तक उसने शासन किया और राजधानी उसने आगरा से ग्वालियर कर दी। राजधानी क्या की उसने? आगरा से ग्वालियर। राजधानी उसने आगरा से ग्वालियर। इसके बाद में फिरोज शाह सूर। इसके बाद में कौन? फिरोज शाह सूर। उसके बाद में मुबारिज खान उर्फ आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर।
आदिल शाह सूर। हेमू के बारे में पढ़ेंगे तब इसी का आएगा कि आदिल शाह सूर का वो सेनापति था कौन, हेमू। और फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध और इसके साम्राज्य का पूर्ण रूप से पतन 1556। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में सूर वंश की समाप्ति। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय कौन शासक था, सम्राट कौन था, तो आदिल शाह सूर। कौन था, आदिल शाह सूर। हेमू किसका सेनापति था, आदिल शाह सूर का सेनापति था। तो ये आज हमने पढ़ा है शेरशाह सूरी और उसका साम्राज्य विस्तार। इसकी अगली कड़ी के रूप में जो शेरशाह का शासन प्रबंध है वो इसका पार्ट बी जो है उसमें हम तैयार करेंगे। तो बिल्कुल देखना ना भूले और चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगला वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके।